नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमारा दो टॉपिक्स है वो क्या क्या है। बेसिकली एक टॉपिक अर्थशास्त्र का है जिसमें हम इतनी चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें आप देख पा रहे होंगे क्या क्या है। अर्थशास्त्र क्या है, बेसिकली अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। उत्पादन के कारक क्या क्या हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, वित्त बाजार क्या है। तो वित्त बाजार तक आज करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट तक, पूंजी बाजार को कल करेंगे। फिर आएगा 1857 का विद्रोह पढ़ना है। हिस्ट्री में 1857 का विद्रोह, बेसिकली उसमें जानना है कि उसका स्वरूप क्या था, कारण क्या रहे, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से रहे जहाँ पर विद्रोह हुआ, और इसके बाद देखना है कि उसका महत्व और उसका परिणाम आखिरकार क्या निकला। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अपना पहला टॉपिक है बेसिकली अर्थशास्त्र क्या है। जब भी बात होती है अर्थशास्त्र की, यानी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक सब्जेक्ट है बेसिकली, है ना। चलिए, तो अगर बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। अर्थ का मतलब होता है धन से। तो एक ऐसा विषय है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें धन के आवंटन की बात बताई जाती है, ठीक है, जिससे क्या हो सके कि समाज में भौतिक कल्याण जो है एक सही दिशा में सुचारू रूप से हो सके, ठीक है। बात करें अगर, जैसे कि नाम से ही पता है कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का शास्त्र है, ठीक है। तो इसमें सारे उन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाएगा जिसके जरिए क्या हो कि वहाँ उस निश्चित क्षेत्र की अगर बात करें, किसी एक निश्चित क्षेत्र की, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच में उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए धन का उचित आवंटन किया जा सके, ठीक है, जिससे उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और अधिकतम लाभ की प्राप्ति भी की जा सके। तो बेसिकली अगर कहें कि अर्थशास्त्र को, कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, एक ऐसे नियमों कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जो क्या करता है, जो करता है कि समाज में स्थिरता और विकास की दर को, उसके लक्ष्य को बरकरार रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, जो सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए जो है एक प्रमुख कुछ नियमों का संग्रह है जो कि क्या निर्धारित करता है कि संसाधनों का जो आवंटन हो उचित तरीके से हो, ठीक है, जिसकी वजह से ही क्या होगा कि अधिकतम लाभ की प्राप्ति की जा सकेगी, ठीक है। तो संसाधनों को उचित आवंटन करने के लिए ही बेसिकली पूरा अर्थशास्त्र का खाका तैयार किया गया है। आइए जानते हैं कि अर्थशास्त्र के बाद अर्थव्यवस्था क्या है। अभी आपने देखा अर्थशास्त्र क्या थी, एक तरह से आप समझिए, अगर एकदम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करिए तो कह सकते हैं कि एक पुस्तक है जिसमें बहुत सारे सिद्धांत लिखे हैं कि उस धन का प्रयोग कैसे करना है, संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है, ठीक है, जिससे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। अब अर्थव्यवस्था क्या है, उसी सिद्धांतों का, ठीक है, जैसे कोई किसी ने लिख दिया, अब उसका जो है जमीनी हकीकत क्या है, तो उसी सिद्धांतों का पालन करना, बेसिकली कह लीजिए कि उसी सिद्धांत की जो जमीनी हकीकत है ना, बेसिकली जब वो जो है ग्राउंड पर बेसिकली उस चीज़ों को लागू करना, उस चीज़ों को जीना, वो है बेसिकली अर्थव्यवस्था। तो अगर देखें अर्थव्यवस्था में क्या कहती है अर्थव्यवस्था, एक सिंपल सा चार्ट अगर ड्रा करें कुछ इस तरह से, सपोज करिए कि ये धन है और ये वो निश्चित क्षेत्र है जहाँ पे हम उस अपने प्रयोग को कर रहे हैं, अपनी अर्थशास्त्र के जितने भी सिद्धांत हमने अर्थशास्त्र में सीखे हैं वो हम यहाँ पर ला रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, अच्छा एक चीज़ तो भूल ही गया कि अब ये नागरिक हैं जो इस निश्चित क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है। तो नागरिकों को जो है क्या किया जाए, उस निश्चित क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जा सके कि नागरिकों का क्या हो, कल्याण लिखिए, चाहे लिख लीजिए कि अधिकतम कल्याण हो, ठीक है। ये संसाधनों का आवंटन इस तरह से किया जाए, ठीक है, कि उनके अधिकतम कल्याण की स्थिति बने, ठीक है। अब देखिएगा कि जब भी आप अर्थव्यवस्था की बात करेंगे
तो धन यानी कि जो ये मनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और मनी किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना, तो धन का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप अर्थव्यवस्था टर्म जो है ना, जब केवल आप अर्थव्यवस्था कहते हैं तो वो अपूर्ण शब्द है, वो पूरा शब्द नहीं है अपने आप में। वो पूर्ण कब बनता है? जब आप उसके साथ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं। जब भी आप अर्थव्यवस्था कहेंगे वो पूर्ण शब्द कब बनेगा? जब किसी एक भौगोलिक क्षेत्र को डिनोट करेंगे, नोटेशन होगा उसका। जैसे सपोज करिए कि अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तो वो शब्द पूरा है अपने आप में। चाइनीज़ अर्थव्यवस्था, वो अपने आप में शब्द पूरा है, ठीक है। तो जब भी आप बात करिए, किसी भी इकोनॉमी की बात करिए, तो उसके साथ एक टर्म, भौगोलिक टर्म का प्रयोग करिए। चाहे ये आप अगर किसी अपने क्षेत्र के भीतर किसी राज्य की बात करें, जैसे आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्रियन इकोनॉमी की अगर आप बात करें तो ऐसे आप नाम लीजिए उसके साथ, तब जा करके वो शब्द पूरा बनता है अपने आप में, ठीक है। चलिए आगे अगर बढ़ें तो आगे हम ये देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में बेसिकली कुछ सिद्धांत जो बताए गए उसमें श्रम के कारक बताए गए हैं, ठीक है। उत्पादन, श्रम के नहीं, बेसिकली उत्पादन के कारक, शायद दिख नहीं रहा होगा, तो देखिएगा 4 कारक आते हैं। भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यमशीलता है, ठीक है। उत्पादन के 4 कारक हैं। अब यहाँ पे किसको क्या प्राप्त होगा? सपोज करिए अगर किसी ने भूमि दी है तो उसको उसका क्या मिलता है? भूमि देने वाले जिसकी भूमि होगी उसको क्या मिलेगा? उसको किराया मिलेगा। जो श्रम होगा उसको क्या मिलेगा? जो व्यक्ति श्रम कर रहा है, जो अपना योगदान दे रहा है, पारिश्रमिक मिलेगी उसको, ठीक है। इसी तरह से जो पूंजी है, पूंजी वाले को क्या मिलेगा? पूंजी वाले को आप अगर देखें तो पूंजी वाले को जो है उस पर, जैसे सपोज करिए आपने बैंक से पूंजी लिया, बैंक से आपने पैसा लिया, तो बैंक को क्या मिलेगा? बैंक को ब्याज मिलेगा। तो पूंजी जिसने लगाई है उसको क्या मिलेगा? ब्याज। साथ ही उद्यमशीलता, जो व्यक्ति इतना सारा रिस्क ले रहा है उसको क्या मिलेगा? उसको प्रॉफिट होगी, उसको लाभ मिलेगा, जो वो उसका होगा। इन सबको देने के बाद जो बचेगा वो सब उसका है, लाभ अगर हो रहा है तो, अगर हानि हो रही है तो भी उसी की है ना। हाँ, तो उत्पादन के 4 कारक हैं प्रमुख रूप से, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। याद रखिएगा इसको, कभी भी पूछ सकता है ये, ठीक है। हाँ, अब अगर बात करें, जब आप बात कर रहे हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो 2 तरह की समस्या उस देश में हो सकती है। और वो 2 तरह की जो समस्या है वो क्या क्या हो सकती है? एक तो ये हो सकता है कि वहाँ पर संसाधन है ही नहीं, है ना। और दूसरी एक व्यवस्था हो सकती है, एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक समस्या हो सकती है कि संसाधनों का आवंटन जो है सही तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। तो संसाधनों के उचित आवंटन की समस्या हो सकती है। 2 केंद्रीय समस्याएं हो सकती हैं, और उन 2 केंद्रीय समस्याओं में क्या है? पहला है संसाधनों का अभाव, और दूसरा है संसाधनों का उचित आवंटन ही नहीं है। अब देखिएगा, अगर संसाधन का अभाव है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हर किसी के पास हर कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है। आपके पास संसाधन का अभाव है तो आप क्या करेंगे? अपने बगल वाले से ले लेते हैं। सपोज करिए आप किचन में जाएं खाना बनाने के लिए और आपको पता चले कि आप चाय बना रहे हैं, चीनी नहीं है, तो या तो आप मार्केट से ले लेंगे तुरंत, या तो आपके आसपास में कोई है तो उससे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संसाधनों का अभाव होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो मिल जाता है, आसपास में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे? प्राप्त कर लेंगे। बारो कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं, संसाधनों को हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आवंटन की समस्या है तो ये जो है बड़ी समस्या है अपने आप में, है ना। ये एक बड़ा चक्र है, क्योंकि अगर आवंटन की समस्या है तो फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूरी व्यवस्था, मतलब व्यवस्था में गड़बड़ी है, ये संसाधन है लेकिन व्यवस्था वहाँ की खराब है, ठीक है। तो ये वाली दिक्कत है, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जब भी इन दोनों समस्याएं होती हैं ना, तो उन 2 समस्याओं को कुछ इस तरीके से भी कहा जा सकता है। जैसे सपोज करिए कि आप कह सकते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है। एक तो आपके मन में आएगा कि क्या उत्पादन करें। मान लीजिए आपने संसाधन ले लिया, तो आप इसके उस पर भी एक आप सोच सकते हैं कि क्या उत्पादन करें, या संसाधनों की समस्या में प्रॉब्लम है तब भी आपके दिमाग में आएगा कि क्या उत्पादन करें।
जिससे कि बात बने। दूसरी बात ये हो सकती है कि उत्पादन का तरीका क्या हो, कैसे किया जाए उत्पादन, ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है, जैसे देखिए क्या, कैसे, किसके लिए, ठीक है, ये 3 प्रमुख बात है। चौथी जो है उसमें हम देखते हैं कि कौन से मॉडल को हम चुन रहे हैं, कि विकास का या आर्थिक समृद्धि का मॉडल क्या होगा। तो ये 4 तरीके से इन चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन किया जाए, और चौथी बात आती है कि उसके लिए कौन से मॉडल को प्रेफर किया जाए जिससे सारी बात बन सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा कि मेन बात ये आती है जो हमको पढ़ना है। हमने अर्थशास्त्र देख लिया, कारक को देख लिया, अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करते हैं। जब भी आप अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात करिएगा तो 3 तरीके से बात कर सकते हैं आप अर्थव्यवस्था के प्रकार की। एक तो आप कह सकते हैं कि अंतर संबंधों के आकार पर अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं कि संसाधन जो हैं, जो उपलब्ध संसाधन, उन पर स्वामित्व किसका है उसके आधार पर एक विभाजन आप कर सकते हैं। और जो तीसरा आपका विभाजन हो सकता है, विकास की स्थिति के आधार पर हो सकता है। तो एक तो हो सकता है अब जब आप अंतर संबंधों के आधार पर बात करिएगा तो अंतर संबंधों के आधार पर जो इकोनॉमी हो सकती है 2 तरीके की हो सकती है। एक कैसी हो सकती है, खुली हुई अर्थव्यवस्था, और एक हो सकती है बंद, ओपन इकोनॉमी, और एक हो सकती है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी हो सकती है, ठीक है। दूसरी अगर आप बात करें संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, अब संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित 3 तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके की अर्थव्यवस्था हो सकती है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। आगे अगर बात करें, एक जो अगला प्रकार है इसमें तीसरा वाला, तीसरा हम कह सकते हैं कि संसाधन जो हैं आपके, उनका स्वामित्व अगर हो गया तो हम एक देख सकते हैं कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में विकास की अवस्थिति क्या है। तो हम कह सकते हैं कि विकास की विकास की स्थिति के आधार पर, तो इसमें भी आपको पता है कि अल्प विकसित है ना, लो डेवलपमेंट इकोनॉमी, फिर एक है विकासशील है, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी, और एक तीसरी आप कह सकते हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमी, जो कि विकसित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। लो डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। 3 तरीके की ये हो सकती है। ये इतनी बात आपको समझ में आ गया, विभाजन। अब एक एक करके थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर बात करें अंतर संबंधों के आधार पर, तो बात आती है ओपन इकोनॉमी की और एक बात आती है क्लोज्ड इकोनॉमी की। ओपन इकोनॉमी क्या है? ओपन इकोनॉमी, सपोज करिए अगर आप खुद को देखिए, अगर आपके घर पे कोई भी आ सकता है, कोई भी सामान आपसे ले सकता है, ठीक है, और आप भी उसके यहाँ जा रहे हैं बड़े आराम से, आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप उसके यहाँ से ले आ रहे हैं, मतलब दोनों यहाँ से आना जाना बराबर है, लेन देन भी बराबर हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको कहेंगे ओपन है, ओपन हाउस इकोनॉमी है आपकी। इसी तरह से राज्य या राष्ट्रों की अगर बात करें, देशों की बात करें, तो उसमें भी है। सपोज करिए अगर 2 देश हैं, उनके बीच में
आयात निर्यात एकदम से हो रहा है, बराबर से हो रहा है, इसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल हम कहेंगे कि ये ओपन इकोनॉमी है, ठीक है। लेकिन अगर रोक है, कुछ नियम कानून ऐसे हैं जो उस पर बाधा डालते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है। आयात निर्यात पर अगर प्रतिबंध है तो क्लोज्ड इकोनॉमी है, अगर आयात निर्यात खुला है, खुला परिसंचरण तंत्र है, तो उसको कहेंगे कि ओपन इकोनॉमी है। दूसरी बात अगर देखें तो जो ओपन इकोनॉमी है ना, संसाधनों ओपन इकोनॉमी में संसाधनों का मुक्त आवागमन संभव है। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह संसाधनों का मुक्त आवागमन हो, लेकिन इसमें जो है संसाधनों के मुक्त आवागमन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर दोनों देश चाहते हैं तो। लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी में अगर आयात निर्यात ही नहीं हो रहा है तो संसाधनों का क्या मुक्त आवागमन होगा? संसाधनों के मुक्त आवागमन में बात कर रहे हैं ना, उसी भूमि की, श्रम की, पूंजी की, है ना, उद्यमशीलता की, तो कहाँ से वो होगा? ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि जो ओपन इकोनॉमी है वो उदारवादी नीति को फॉलो करती है, जबकि वो क्लोज्ड वाली आपको पता ही है कि वो कौन सी नीति है उसकी, वो बस अपनत्व की भावना में है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो ये क्लोज्ड इकोनॉमी है ना, सिर्फ कहने को है, बहुत ही सैद्धांतिक बात है कि क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि किसी भी देश के पास ऐसा इस टाइम वर्तमान समय में ऐसा कोई भी देश नहीं जिसके पास अपने आप में हर एक प्रकार के संसाधनों के साथ वो रिच हो, है ना, उसके पास सारे संसाधन हों, उसे किसी की ज़रूरत ना पड़ती हो। तो सब कुछ ना कुछ हद तक हर जगह पर ओपन और इकोनॉमी जो है चल ही रही है लगभग, तो ये बिल्कुल एक सैद्धांतिक मुद्दा हो जाता है कि वो क्लोज्ड इकोनॉमी है कहीं की। इवन उत्तर कोरिया तक जब देखिए कि आप आयात निर्यात कर ले रही है कहीं ना कहीं, कम से कम चाइना से तो कर ही रही है ना, तो वो भी, उसकी भी क्लोज्ड इकोनॉमी है नहीं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा जो आपका आता है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। तीन तरह से थी, कौन सी थी? समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित है। समाजवादी में देखिएगा कि जो उत्पादन है या संसाधनों पर जो स्वामित्व है वो किसका होगा? सरकार का होगा। उत्पादन सरकार अपने हिसाब से करेगी, अपने नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार करेगी, ठीक है। समाजवादी में संसाधन पर नियंत्रण किसका है? सरकार का है। उत्पादन वो अपने नागरिकों की हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वो करेगी, ठीक है। उत्पादन पर उसका पूरा नियंत्रण रहेगा, ठीक है। पूंजीवादी में देखोगे तो उत्पादन पर सरकार का बिल्कुल नियंत्रण नहीं, कीमतों पर सरकार का बिल्कुल नियंत्रण नहीं होगा, ये बाजार व्यवस्था पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। बाजार व्यवस्था पर निर्भर होगी, बाजार ही उत्पादन करेगा, बाजार ही कीमत का निर्धारण करेगा। मिश्रित की अगर बात करिएगा तो मिश्रित में देखिएगा तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो बेसिकली उसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के मिले जुले लक्षण दिखते हैं। जैसे उत्पादन सपोज करिए कि बाजार कर रही है, कीमत निर्धारण भी बाजार कर रही है, लेकिन अगर वो एक सीमा से अधिक कीमत बढ़ा रही है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, ये उसके पास अथॉरिटी होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उसके बहुत सारे नियामक संस्थाएं, नियामक बॉडीज़ काम करती हैं। जैसे सपोज करिए टेलीकॉम में अभी आप देख रहे होंगे आए दिनों में बहुत तेज़ी से रिचार्ज के दाम बढ़ रहे हैं, तो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, जो तो वो क्या कर सकती है? वो चाहे तो इनिशिएटिव ले सकती है, स्टैंड ले सकती है ऐसे पे, और उन कंपनियों को लताड़ लगा सकती है। अभी फिलहाल के लिए वो क्या कर रही है उसको आप जानते होंगे, ट्राई के नाम से है। टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, वो ट्राई है, आप इंडिया कह लीजिए उसको, बाद में आई से इंडिया, ये टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये भारत की एक नियामक, इसी तरह से अन्य क्षेत्रों की भी बहुत सारे, हर क्षेत्र में नियामक बॉडीज होती हैं, नियामक संस्थाएं होती हैं, तो वो कंट्रोल करती रहती हैं कीमतों का, जिससे कि एक निश्चित समय दर के साथ ही वो बढ़े, ऐसा ना हो कि उस समय के अनुरूप और संसाधनों के अनुरूप बहुत अधिक उसकी कीमत हो, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा कि जो समाजवादी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा जो है वो किसने दिया? आपको नाम पता होगा, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स ने इस विचारधारा को दिया था, ठीक है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी। तो बेसिकली मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर, अच्छा बाजार व्यवस्था, ये जो है ना मांग, ये बात मैं बाजार में बताने वाला था, मांग व आपूर्ति, मैंने क्रॉस लगाया कि मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर ये काम नहीं करती है, ठीक है।
लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई पर ये काम करती है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पर काम करती है कौन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जितनी जिसकी डिमांड होगी उतनी उसकी सप्लाई होगी वो। ठीक है, हालांकि आज के दौर में देखेगा तो डिमांड क्रिएट भी की जाती है और इसके बाद सप्लाई बढ़ाई जाती है और जबरन उसको खरीदारी करवाई जाती है। वो बहुत सारे तरीके हैं, है ना। वो जैसे आपको ऐड दिखा दिखा करके उसके भ्रम में फंसा देना कि फेयर लवली से इंसान गोरा हो सकता है तो फिर आप लोग लगा रहे हैं तो इसी तरह से है, वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर काम नहीं करती है, जबकि ये मिश्रित वाली डिमांड एंड सप्लाई का रूल भी होता है इसमें। ठीक है, डिमांड के हिसाब से भी उत्पादन करती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि एक चीज़ है कि इसमें जो सरकार है वो नियंत्रण या नियामक की भूमिका में होती है। समाजवादी पूरी तरह से बेसिकली अपने नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो व्यवस्था काम कर रही है, उसमें डिमांड एंड सप्लाई का काम नहीं हो रहा। ठीक है, तीसरी जो बात आती है विकास की अवधारणा या विकास की स्थिति के आधार पर, तो उसमें एक होती है विकास अल्प विकसित। अब अल्प विकसित क्या है? अच्छा, विकासशील भी लिख लेते हैं। अब जब बात करेगा आप अल्प विकसित की, तो जो संसाधनों का जो दोहन है ना, यहां पर बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में होगा, है ना। तो संसाधनों का दोहन जस्ट स्टार्ट हुआ है, कह लीजिए। सपोज करिए कि यहाँ पे अभी शुरुआत हो रही है कि हाँ लोग जीवन जीना सीख रहे हैं, शहरों के निर्माण हो रहे हैं अभी, है ना। ठीक है, बहुत ही प्रारंभिक स्टेज की है, अल्प विकसित है। जैसे बुरुंडी, घाना वाना की स्थितियाँ देख लीजिए, उस तरह की है। मतलब अभी भी खाने पीने और बेसिकली मूल रूप से देखेगा तो प्राकृतिक संसाधनों पर या फिर कह लीजिए कि प्राथमिक संसाधनों पर इनके ज़्यादा निर्भरता होगी। ठीक है, विकासशील में क्या है, जैसे भारत जैसे देशों में देखिए काम चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, मतलब कि संसाधनों का दोहन हो रहा है, परंतु अभी भी बहुत सारे स्कोप हैं, है ना। अभी भी इसमें बहुत सारे स्कोप हैं जिसका दोहन किया जा सकता है, संसाधनों का यूज किया जा सकता है। अभी उस हद तक नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिए था। विकसित में देखिए, विकसित में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ स्कोप ही नहीं बचा है, वहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत कमी पड़ जा रही है, क्रिएटिविटी ही नहीं रह गई है। मतलब इतना उन्होंने दोहन कर लिया संसाधनों का कि अब वहाँ कुछ नया करने के लिए उनको सोचना पड़ रहा है। वो उसके लिए हायर कर रहे हैं कि क्या नया कर सकते हैं। अभी हम इसमें सोच रहे हैं कि हम कैसे इसी को पूरा खपा लें। ठीक है, तो मेन दिक्कत ये है, ये विकसित है इसीलिए, है ना। इसने अपना चरम स्तर पर है, संसाधनों का दोहन यहाँ पर चरम स्तर पर है। ठीक है, अगर दूसरी अगर बात करें कि जो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अगर इसमें डिफरेंस करें, दूसरी तो आपको पता होगा कि लो डेवलपिंग है तो बहुत ही निम्न स्तर की प्रति व्यक्ति आय होगी, बहुत ही कम होगी। मानक ओनक तो भूल ही जाइए, बिल्कुल खा जी ले रहे हैं, वही बड़ी बात है। विकासशील की अगर आप बात करें, विकासशील में प्रति व्यक्ति आय ठीक ठाक है, कह सकते हैं ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड से डाउन है, बेसिकली स्टैंडर्ड को क्रॉस नहीं कर रही है या स्टैंडर्ड पर भी नहीं आ रही है, यानी कि अभी भी प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि तो हाई पर कैपिटा इनकम है, HPCI हाई पर कैपिटा इनकम है, तो यहाँ पे बहुत अधिक प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, तीसरी अगर इंपॉर्टेंट बात करें, तकनीकों की अगर बात करें तो तकनीकी दृष्टि से ये सब पिछड़े हुए होंगे। तकनीकी मतलब कि जो है अगर आप बात करें कि टेक्नोलॉजिकल जो है बहुत बैक होंगे, अभी बहुत ही बैकवर्ड होंगे टेक्नोलॉजी के एरिया में। यहाँ पर देखिएगा टेक्नोलॉजी होगी पर उन्नत टेक्नोलॉजी का भी बाबा कहा जाता है ना कि जब कोई टेक्नोलॉजी जो पश्चिम में जो आती है उसके 10-20 साल लग जाते हैं हमारे भारत में उसको पहुंचते पहुंचते। तो अभी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हम लोग पिछड़ेपन में हैं। कम से कम मेन टेक्नोलॉजी मतलब उन्नत जो एकदम आधुनिक किस्म की टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पाएं उस क्षेत्र में उसके लिए पिछड़ापन है। उसके पीछे के बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, जैसे कि उतनी पर कैपिटा इनकम भी नहीं कि लोग अफोर्ड भी कर सकें। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये भी हो जाती है। इसके बाद आती है यहाँ पे, तो मान के चलिए वहाँ पे वही है कि बहुत हाई स्तर की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर लीजिए, डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तो बात ही नहीं करनी है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक ठाक है, बस जा पा रहे हैं। यहाँ पे है ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही एडवांस है,
एडवांस लेवल का, है ना, बुलेट ट्रेनें चल रही हैं, अभी हमारे यहाँ सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में आप इसका और भी बहुत सारी बन सकती हैं, जैसे औद्योगिकरण की प्रक्रिया यहाँ पे भी शुरू ही नहीं हुई है, या बहुत ही प्रारंभिक स्तर की यहाँ शुरू हो गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों में हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर औद्योगिक स्तर भी बहुत हाई है। ठीक है, इसीलिए ये बेसिक सा अंतर हो जाता है विकसित, विकासशील और अल्प विकसित में। चलिए अब अगर आगे बढ़ें तो अच्छा, एक चीज अभी इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि कभी कभी जो होता है, जो कृषि अर्थव्यवस्था है, अब इसमें बांट लेते हैं ना कि इसमें 3 भागों में बांट लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। उसके आधार पर जब कृषि के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन किया जाता है तो प्राथमिक, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इसमें आप बांट सकते हैं। 3 आर्थिक क्षेत्रों में बंटवारा इसका किया जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में बेसिकली आप देखिएगा कि जो कृषि उपज है या जंगलों से जो है प्राथमिक, कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हीं पर निर्भरता ज्यादातर होती है, उन्हीं का प्रयोग किया जा रहा है, उन्हीं को यूज किया जा रहा है। ये प्राथमिक क्षेत्र की बेसिकली खासियत होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली आप आगे आ सकती है, कृषि हो सकती है सामान्य रूप से, और उसके अन्य सहायक क्षेत्र जैसे पशुपालन हो गया, जितने भी तरह के पालन हो सकते हैं, मधुमक्खी पालन, कीट पालन, कुक्कुट पालन, है ना, सब जो है ये सब किसमें आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आते हैं। दूसरी बात करें अगर द्वितीय क्षेत्र की, तो द्वितीय क्षेत्र बेसिकली क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करेगा और उसका विनिर्माण करता है द्वितीय क्षेत्र। बेसिकली द्वितीय क्षेत्र को इसलिए औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र जो जो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पादन है वो इसके लिए द्वितीय क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा? प्राथमिक, बेसिकली आप कह सकते हैं कि उसके लिए ये कच्चा माल हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा? उत्पादन की उसकी पहली सीढ़ी की जरूरत हो जाएगी, उसकी पहली सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए। तो द्वितीय क्षेत्र के लिए प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन क्या है? कच्चे माल के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे द्वितीय क्षेत्रों में क्या होता है? निर्माण और विनिर्माण हो सकता है। ठीक है, अब निर्माण का मतलब होता है निर्माण किया जा रहा है, विनिर्माण का मतलब है ऐसी चीज जिनसे दोबारा से कुछ चीजें और भी बन सकती हैं। ठीक है, अब तृतीय क्षेत्र की अगर बात करें, तृतीय बेसिकली सेवा क्षेत्र है। इसको कहते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय के क्षेत्र में पुल की तरह भी काम करता है। सपोज करिए कि प्राथमिक क्षेत्र के ही व्यक्ति तो द्वितीय क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, है ना, यहीं से तो व्यक्ति आएंगे, श्रम की जरूरत जब यहाँ पे होगी श्रम यहीं देंगे, कच्चा माल यही दे रहे हैं। तो बेसिकली इंसान जो है इसी बस्ती में रह रहा है ना, और इस बस्ती के लोगों को यहाँ तक जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि परिवहन की व्यवस्था होगी, रोड सड़क की ज़रूरत होगी, है ना, इसी तरह से इनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल विद्यालयों की ज़रूरत है, इसी तरह से इनकी शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की ज़रूरत के लिए देखेगा तो अस्पतालों की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सेवाएं हैं जो इसको जोड़ती हैं। अगर ये स्वस्थ रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। तो बेसिकली चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, ये सारी जो टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारी चीज़ें, परिवहन की बातें हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब जो है ये तृतीय क्षेत्र के अधीन आएंगे। और वो क्या है? इसीलिए इसको कहा जाता है सेवा क्षेत्र है, जो कि पुल की तरह काम करता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के बीच में। ठीक है, ये जितना बेहतर होगा उतना बेहतर यहाँ पर एफर्ट मिलेगा, उतनी ज़्यादा उत्पादन में भी वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए अगली बात में, इतना हमने कर लिया है, इसको कर लिया, इसको भी कर लिया। अब बात करते हैं, दो चीजें बची हैं, आय का चक्रीय प्रवाह। अब जब आय के चक्रीय प्रवाह की अगर हम बात करें तो आय का चक्रीय प्रवाह कम से कम 3 तरीके से हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़े और अब आगे देख सकते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। अब जब भी आय के चक्रीय प्रवाह, चक्रीय प्रवाह का मतलब चक्र से बात कर रहे हैं ना, कि किस तरह से आय घूम करके घूम रहे हैं ना, सभी के पास पहुंच रही है और फिर जो है वहां पर एक स्थान पर जहां से चली थी वहीं फिर पहुंच रही है। तो उसी चीज को देखना कैसे हो रही है। तो आय का चक्रीय प्रवाह की अगर बात करें तो इसमें मूल रूप से 3 संस्थाएं काम करती हैं मूलतः। एक होती है सरकार, दूसरी है आपकी फर्म, तीसरा आपका है परिवार। 3 मूल रूप से संस्थाएं काम करती हैं आय के चक्रीय प्रवाह में।
अच्छा, सरकार क्या करती है? ये नियामक की भूमिका में है, रेगुलेटरी है, नजर बनाए हुए है दोनों पर, परिवारों पर भी, फर्म पर भी, कोई गड़बड़ी ना कर पाए। फर्म का काम क्या है? फर्म उत्पादन की इकाई है, वो उत्पादन करेगी, ठीक है। वह आर्थिक इकाई है कह सकते हैं फर्म, जो क्या करती है? वस्तुओं का उत्पादन करती है और उस जो है अपने यहाँ काम करने वाले परिवारों को जो है, या फिर उन श्रमिकों को जो है क्या है, उनको पारिश्रमिक देती है, ठीक है। तो ये काम करती है फर्म। परिवार क्या है? परिवार को हम कह सकते हैं कि श्रम की जो है ना, श्रम की जो है परिवार की अगर बात करें तो परिवार को हम कह सकते हैं कि श्रम के स्वामी हैं, क्योंकि इसी परिवार से ही तो निकल कर आएगा कोई श्रमिक जो काम कर रहा होगा यहाँ इस फर्म में, ठीक है। तो परिवार से ही श्रम मिलेगा, ठीक है। चलिए, और श्रम के साथ साथ उपभोक्ता भी है, ये श्रम भी प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, और कंपनी के सामानों का फिर बाद में उपभोग भी कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से ये काम करती है। तो आय के अगर हम सबसे पहले देखें कि द्विचक्रीय प्रवाह क्या है, तो अगर आय के द्विचक्रीय प्रवाह का देखें तो सपोज करिए कि ये फर्म है, ठीक है। यहां पे देख लीजिए कि ये क्या है, एक वित्तीय व्यवस्था है, यहां पे देखिएगा ये क्या है, परिवार है। काम कैसे करेगा? फर्म क्या करेगी? परिवार को, अब यहां से देखिएगा परिवार का व्यक्ति यहां पे क्या करेगा, फर्म में काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है? श्रम दे रहा है, ठीक है। परिवार से फर्म को क्या मिला? श्रम मिला, और श्रम के बदले में उसको क्या यहां से मिलेगा? पारिश्रमिक मिल रही है। पारिश्रमिक किसको मिल रही है? और ये पारिश्रमिक कंपनी का क्या है? कंपनी के लिए क्या कहलाएगा? निवेश व्यय कहलाएगा, है ना। कंपनी के लिए निवेश व्यय है और ये परिवार के लिए पारिश्रमिक है, ठीक है। इसी तरह से अगर ऊपर देखें तो परिवार इसी कंपनी का प्रोडक्ट भी तो बाद में खरीदेगा, तो क्या कर रहा है? उपभोग व्यय करेगा, और इससे कंपनी की क्या होगी? आय होगी, ठीक है। इससे कंपनी की क्या होगी? आय होगी। दूसरी बात यह है, ये कंपनी वस्तुओं का उत्पादन कर रही होगी, और फिर उसी वस्तुओं का वो उपभोग कर रहा होगा, ठीक है। ये चीज, इतनी बात आपको समझ में आ गई है? ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि फर्म है कोई, ठीक है, परिवार यहां पर काम कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है? वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। अब परिवार का व्यक्ति इसी वस्तु को उपभोग कर रहा है, तो उससे कंपनी की क्या हो रही है? आय हो रही है, और उसी आय से फिर ये क्या कर रही है? परिवार के उसी व्यक्ति को जो काम कर रहा है उसको क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है, उसको पारिश्रमिक दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो वित्तीय संस्था का आप सोच रहे होंगे काम क्या है। फर्म का सपोज करिए कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऋण लेना हो, तो ऋण कहाँ से लेगा? इसी वित्तीय संस्था से ले लेगा। फर्म के पास अधिक पैसा हो जाएगा, बचत हो जाएगी, जो उसको जमा करना है कहाँ पर जमा करेगा बचत को? अपने यहीं पर। परिवार के लिए भी सेम बात यही है, ऋण लेना हो तो यहीं से लेगा, बचत को अपने जमा करना हो तो यहीं पर जमा करेगा। ये है बेसिकली आय का द्विचक्रीय प्रवाह, ठीक है। अब अगर इसी में त्रिचक्रीय प्रवाह की बात करें तो इसी में सिर्फ आपको एक काम करना है, यहां लिख देना है सरकार भी आ गई अब, ठीक है। सरकार भी यहां पे आ गई। अब सरकार यहां पे आ गई। सरकार का काम क्या है? सरकार दोनों से लेगी टैक्स, और फिर उनके लिए काम करेगी, कल्याणकारी कार्य करेगी। तो दोनों से लेगी सरकार टैक्स, और फिर यहां पर क्या होगा? कल्याणकारी कार्य। इसके लिए भी
मतलब रोड वगैरह बनवाएगी तो सभी के काम आएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आय का त्रिचक्रीय प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट या फिर वित्त बाजार। वित्त बाजार क्या है? तो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में वह बाजार है वित्त बाजार जहां पर धन की अधिकता होती है, ठीक है। मतलब यूं कहें कि वह बाजार है, सपोज करिए कि एक ये क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है, यहाँ पे अधिक धन है, यहाँ खाली है। तो वित्त बाजार वह बाजार है, मतलब वित्त बाजार यही है जहां पर धन का आधिक्य है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, धन का लेन देन किया जाएगा आधिक्य से कहां पर, कम की तरफ, ठीक है। तो कहा जाता है कि आधिक्य वाले क्षेत्र से कम वाले क्षेत्र की तरफ धन का लेन देन करने वाला बाजार ही क्या कहलाता है, वित्त बाजार कहलाता है, ठीक है। मतलब आप जाइए सीधे सीधे, आप समझिए कि बैंकों के पास बहुत पैसा है, आप गरीब आदमी हैं, जरूरत है तो आप पहुंचेंगे बैंक के पास, तो बैंकों से आप लोन ले रहे हैं, बैंक आधिक्य वाला क्षेत्र है, उसके पास काफी पर्याप्त पैसा है, वो आपको लोन दे रहा है, आपके पास कमी है, तो आधिक्य वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की तरफ मुद्रा का प्रवाह, ठीक है, जिस बाजार में किया जा सके, जहां पर होता है, उसे कहते हैं वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं। ये कैसे काम करता है, ब्याज आपको देना पड़ेगा या फिर लाभांश आप देंगे, ठीक है, या तो आप ब्याज दे रहे होंगे या तो आप लाभांश दे रहे होंगे, तब ये कंडीशन होती है ना, फ्री में तो नहीं मिलेगा आपको, तो आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा या फिर लाभांश देना पड़ेगा, हिस्सेदारी भी आपको देनी पड़ेगी, जैसे भी आपकी बातचीत होती है, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें तो ये जो वित्तीय बाजार है इसकी भूमिका क्या है, तो वित्तीय बाजार की बेसिकली आप देखिएगा तो जब भी वित्तीय बाजार जहां भी होगी, एक तो आपकी बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी, ठीक है, क्या करेगी, बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी, जिससे आपको लगेगा कि भविष्य में अगर आप अभी आज से बचत करना शुरू करते हैं और बचा के रखेंगे तो आपको भविष्य में लोन भी जल्दी मिलेगा, क्योंकि आपका रेट जो है ना और आपकी जो रेपुटेशन होगी वो अच्छी होगी बैंक में। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लोन नहीं भी चाहिए तो भी आपको भविष्य के समय में अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप उसका यूज कर पाएंगे, तो बचत प्रवृत्ति को ये प्रोत्साहन देती है। दूसरी बात देखिएगा कि जो बचत प्रवृत्ति को अगर ये प्रोत्साहन दे रही है और आपने बैंकों में पैसा जमा किया, तो बैंक आपका पैसा लेकर के देख थोड़ी रहा है कि आपने जमा कर दिया है, बैंक उस पैसे को क्या करता है, रोटेट करेगा, ठीक है, वो अन्य मार्केट में पैसे को लगा देगा, ठीक है, तो पैसे का वो निवेश करता है, तो इससे क्या हो जाता है, उत्पादन में वृद्धि होगी, आगे चल करके कोई और ऋण लेगा जिसको जरूरत है, और इस तरह से संसाधन गतिशील होंगे और वो जिसको जरूरत है उसके पास पहुंचेंगे, और इस तरह से उत्पादन में वृद्धि होगी, और ओवरऑल देखिएगा तो पूरी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं इससे फायदा होती है, ठीक है, जिससे क्या होगा, फाइनली आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करें अगर वित्तीय बाजार की, तो दो प्रकार की होती है, एक होती है मुद्रा बाजार और दूसरी होती है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार क्या है, मुद्रा बाजार वो बाजार है जहां पर वित्त का लेन देन एक सीमित समय के लिए या अल्प अवधि के लिए किया जाता है, उसको हम कहते हैं मुद्रा बाजार कहा जाता है। सपोज करिए ये जो अल्प अवधि वो कितने दिन की होती है, 1 वर्ष की होती है। तो मुद्रा बाजार बेसिकली अगर आप सीमित समय के लिए या अल्प अवधि के लिए मुद्रा का लेन देन किया जा रहा है किसी बाजार में, किसी वित्त बाजार में, तो उसको कहेंगे मुद्रा बाजार है 1 वर्ष के लिए। सपोज करिए जैसे आपका जो एग्जाम्पल इसका बेसिक सा हो सकता है, डेली, सपोज करिए डेली उपभोग के लिए जब आप पैसों का यूज करते हैं ना, जैसे आपका है बैंकिंग सिस्टम, जब चाहे तब आप पैसा निकाल सकते हैं अपने बैंक से, है ना। तो बैंकिंग सिस्टम जो है बेसिकली मुद्रा बाजार का जो बेहतर एग्जाम्पल है वर्तमान समय में। दूसरी आप देखेंगे पूंजी बाजार है, जहां पर इसी का उल्टा हो जाएगा कि वित्त का लेन देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बेसिकली आप कहिए कि लंबे समय तक के लिए, दीर्घावधिक काल के लिए जिसमें वित्त का लेन देन किया जाएगा, तो उसको कहेंगे पूंजी बाजार। इसमें आपकी शेयर मार्केट जो है
शेयर बाजार जो है, शेयर मार्केट जो है वो आती है, इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, जहाँ पे आपको पैसा लगा करके फिर ऑब्जर्व करना होता है कि कब तक आपका पैसा रोटेट होगा, किस दिन बढ़ेगा। तो उसमें ये गारंटी नहीं है और बहुत ही असीमितताओं भरा खेल है शेयर बाजार। तो एक रातों रात ये सारा काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको वेट एंड वॉच की कंडीशन होती है। तो मुझे लग रहा है कितना बात आपको क्लियर हो गई होगी, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। चलिए, तो आज ये इकोनॉमिक्स का जो टर्म था, मुझे लग रहा है कि इतना ये पूरा हो गया है। अच्छा, मुद्रा बाजार में देखिएगा कि दो तरह की मुद्रा बाजार हो सकती है। जैसे एक संगठित मुद्रा बाजार, आप उसको एक तो बोल सकते हैं, और एक को असंगठित भी बोल सकते हैं। अब संगठित वाली क्या है? संगठित का मतलब ही है कि बिल्कुल जिसपे सरकार का नियंत्रण होगा, एक निश्चित नियम कानून से वो बाजार व्यवस्था चल रही है, उसको संगठित मुद्रा बाजार कहेंगे। जिसमें देखिएगा कि आपका बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है कौन है, वो रेगुलेशन कर रहा है, आरबीआई कर रहा होता है, ठीक है। दूसरी आप देखिएगा असंगठित मुद्रा बाजार, जहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। जैसे आप अपने यहाँ किसी से लोन ले लेते हैं, ठीक है, किसी प्राइवेट फर्म से ले लेते हैं। हालांकि प्राइवेट फर्म से भी आजकल बहुत सारे नियम कानून हैं, लेकिन सपोज करिए गांव में अगर आप हैं और किसी दुकानदार से लोन ले लिया, या वो आजकल भी चलता है शायद सूद पर, महाजन वगैरह से, है ना। तो ये जो लोन है, इस पर कोई निश्चित नियम कानून नहीं है। उनका रातों रात ब्याज कभी कभी हो जाता है कि पता चल रहा है कि जितना आपने पैसा लिया नहीं है उससे ज़्यादा ब्याज हो गया। हाँ, तो ये इसमें वहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है, और इसलिए वो आप अपनी जोखिम पर ले रहे हैं, ठीक है, साहूकारों वाला। चलिए, तो फिर आगे अब हमको बात करनी है 1857 के संग्राम की। इसको मिटाई देते हैं, 1857 का विद्रोही अब हमको पढ़ना है। चलिए, अब बात करते हैं हिस्ट्री का। ये टॉपिक है, इससे पहले हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, और हिस्ट्री में अब हम पढ़ रहे हैं कि 1857 का विद्रोह। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि 1857 के विद्रोह तो 1857 में हुआ, है ना। दूसरी बात ये है कि कभी कभी पूछता है कि इस वक्त में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? पामस्टन, ठीक है। पामस्टन जो है इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त। दूसरी बात आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि भारत का उस वक्त में गवर्नर जनरल कौन था। तो मुझे यकीन है कि आप सभी को पता होगा, यही बाद में 1857 के विद्रोह के बाद पहला वायसराय भी बना, कैनिंग, है ना। हाँ, याद रखिएगा इस बात को। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि मुख्य सेनापति कौन था। तो मुख्य सेनापति कौन था? एनिसन था, ठीक है। चौथी बात जो आपसे पूछी जा सकती है, वो ये पूछा जा सकता है कि विद्रोह पश्चात सेनापति कौन बना। जब विद्रोह खत्म हो गया उसके बाद सेनापति किसको बनाया गया? तो याद रखिएगा कि एक व्यक्ति था कैंपबेल। जो कैंपबेल था, बहुत सारे विद्रोहों को उसने दबाया था, चाहे वो झांसी से हो, चाहे वो झांसी का कह रहा हूँ, चाहे वो कानपुर का हो, चाहे वो लखनऊ का हो, अवध का हो, बरेली का हो, है ना। बहुत सारे विद्रोहों में उसने सहयोग किया, उसको दबाया, और इसी वजह से कैंपबेल को बाद में जो है मुख्य सेनापति निर्धारित। मुख्य सेनापति की बात कर रहे हैं, ये भी है मुख्य, यहाँ मुख्य लिख लीजिएगा, मुख्य सेनापति था। एक और बात जो पूछी जा सकती है, वो ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि उस समय भारत का सम्राट कौन था। तो मुझे नहीं लगता कि ये बताने की बात है। तो बहादुर शाह जफर जो है उस वक्त भारत के सम्राट थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1857 के संग्राम की। पहली बात यही करनी थी कि 1857 के संग्राम का स्वरूप कैसा था। बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे इतिहासकार हैं, और सबका अपना अपना मत है।
जैसे अगर देखें लॉरेंस हैं, सीले हैं, ट्रेवेनियंस हैं, है ना, इन सब का जो कहना है, और उसी में देखिएगा तो वो भी है, क्या नाम है, माल्सन भी है, ट्रेवेलियन के साथ साथ माल्सन भी है। तो लिख लीजिएगा कि लॉरेंज, सीले, ट्रेवेलियन और माल्सन, इन सब का कहना है कि क्या है, ये सैनिक विद्रोह है। कभी कोई पूछ सकता है कि किसने कहा है सैनिक विद्रोह है। अच्छा, भारतीयों में अगर भारतीयों की भी बात करें तो देख लीजिएगा कि सर सैयद अहमद खां, बंदोपाध्याय, तो ये जितने भी हैं, सर सैयद अहमद खान, दुर्गादास बंदोपाध्याय, लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन, इन सब का कहना है कि ये क्या है, कि एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, सैनिक विद्रोह। दूसरी तरफ अगर बढ़े, कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने कहा कि यह सैनिक विद्रोह नहीं था। एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया कि ये ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, है ना। क्या था, किसी ने कहा ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा थी, और ये किसने कहा था, एलियार रीज ने कहा था। किसने कहा था, एलियार रीज एक विद्वान हुए, विद्वान कह लीजिए, क्या कह लें उनको, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। अच्छा, इसी के साथ एक और हैं जिसने, मतलब एक दो और हैं जिन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम था। अब मुझे समझ में नहीं आता कभी कि ये हिंदू और वर्सेस मुस्लिम कैसे था। जैसे आउटरम और डब्ल्यू टेलर की ये हैं, इनकी रिपोर्टें हमेशा बेहुदा टाइप की रही। डब्ल्यू टेलर, आउटरम, इन दोनों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम है। और एक बात याद रखिएगा, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, उससे ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता ना तो कभी थी और ना तो कभी हुई, और ना ही हमें उम्मीद है कि अब कभी, संभावना भी नहीं लगती है ना। तो इससे ज्यादा एकता कभी नहीं थी, वो सबसे सुनहरा दौर था हिंदू मुस्लिम एकता का। अच्छा, कुछ एक कहना है कि राष्ट्रीय संघर्ष था ये पूछता है, तो राष्ट्रीय संघर्ष, इसमें देखिएगा कि जो नाम है, एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बेंजामिन डिजरायली का, और दूसरा एक नाम याद रखिएगा सावरकर का, वीडी सावरकर का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा। वैसे तो अशोक मेहता भी हैं इसमें, लेकिन फिलहाल के लिए बेंजामिन डिजरायली का नाम हर हाल में याद रखिएगा, क्योंकि बेंजामिन डिजरायली एक जो है पश्चिमी राइटर हैं, और इस वजह से उनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी भी पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अब आगे आते हैं, एक व्यक्ति हुए आरसी मजूमदार, जिन्होंने बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी लिखा। आरसी मजूमदार, भारत सरकार ने इनको खुद अपॉइंट किया था, लेकिन बाद में इन्होंने मना कर दिया था, कुछ मुद्दों को लेकर के सहमतियां नहीं बन पाई थी। और मजूमदार का कहना है कि ना तो ये राष्ट्रीय है और ना ही ये पहला, ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय, ना तो पहला ही ये स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। ये बेसिकली कुछ और था। इसके पीछे के बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, क्योंकि पहला तो इसलिए भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप देखेंगे कि इससे पहले भी बड़े बड़े व्यापक पैमाने पर हुए विद्रोह, संथालों का विद्रोह हुआ, पाइकों का विद्रोह हुआ, जिसमें संथालों में देखेगा तो 10,000 संथाल मारे गए। हालांकि कभी उस पर इतनी बढ़ चढ़ के बात नहीं होती, शायद पता नहीं क्यों नहीं होती, इस पर बात होनी चाहिए संथालों पर, क्योंकि वो 10,000 लोग मारे गए, और सिर्फ इसीलिए उनका भी वही उद्देश्य था, अपने और अपने अधिकारों की रक्षा करने के। चलिए, फिलहाल के लिए दूसरी बात अगर करें, आगे बढ़ें, और आगे अब ये देख सकते हैं कि जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, उसके कारण क्या रहे। तो उसके कारणों की अगर आप बात करिएगा तो उसके कारणों में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से प्रमुख सारे, बहुत सारे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं। तो पहले तीन इन चीजों को देख सकते हैं कि
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इनको अगर देखें तो राजनीतिक कारणों में जितने भी राजा महाराजा थे उन सब की तरफ से ये कारण है बहुत बड़े। जैसे अगर आप देखिए कि मुगल बादशाह की तरफ से अगर देखें तो मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने कहा कि दरबार आप नहीं लगा सकते अब, और आप नजराना नहीं ले सकते। इससे लगा कि भारत की एक प्रभुता पर एक ठेस पहुंची। प्रभुता तो हालांकि उस वक्त में क्या ही बची थी, लेकिन फिर भी ये एक तरह से एक रोष था लोगों में कि जो है हमारे सम्राट के साथ ऐसा बर्ताव हुआ। दूसरी अगर बात करें तो जो डलहौजी वगैरह की जो हड़प नीति थी, गोंद निषेध नीति बाद में लाई गई, ये सारी जो चीजें थी ना, वो ये भी बड़ा मायने रखती थी राजनीतिक गलियारों में, है ना। जो छोटे छोटे राज्य भले ही थे, लेकिन उन सब में जो है एक तरह से असंतोष की भावना थी। उसी तरह से अगर देखें अवध में, अवध के नवाब पर बाद में 1856 में उस पर कुशासन का आरोप लगा करके उसका विलय कर लिया गया, है ना। तो एक ये भी था कि अवध का साम्राज्य जो है बहुत अच्छा खासा चल रहा था और लोग खुश थे, और उस पर जो है कुशासन का आरोप लगाया गया और उसके राज्य को हड़प लिया गया। तो वो भी एक बड़ी बात थी। उत्तराधिकार वाली जो समस्या थी कि गोंद निषेध वाली समस्या, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वगैरह पीड़ित थी, है ना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, राजनीतिक कारणों में हो सकती है, जिसमें आप बता सकते हैं। एक तो बता सकते हैं कि मुगल बादशाह की बात कि नजराना लेने और दरबार लगाने से रोक लगाया गया। दूसरी आप बता सकते हैं कि अवध के नवाब, अवध का एक रीजन बता सकते हैं। तीसरा आप बता सकते हैं कि गोंद निषेध। चौथा अगर आप बताना इसमें चाहें तो गोद निषेध के साथ साथ जो प्रमुख कारण आप एक बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं, हाँ, डलहौजी की जो है हड़प नीति जो रही, ये सारी चीजें बता सकते हैं। राजनीतिक कारणों में सबसे बड़ी एक रीजन थी। दूसरी अगर बात करें राजनीति के बाद आर्थिक कारणों की अगर बात करें स्वतंत्रता संग्राम के, तो आर्थिक कारणों में देखिएगा बहुत सारी रिपोर्ट आई, जिसमें दादा भाई नौरोजी वगैरह की 67-68 में रिपोर्ट आई, और जिसमें उन्होंने कहा कि धन निकासी किस व्यापक पैमाने पर हो रही है। दूसरी बात है तो एक तो धन निकासी की बात आप कर ही दीजिएगा, लेकिन उससे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो हस्तशिल्प था, घरेलू जो उद्योग थे, पतन लिखना ठीक नहीं है क्योंकि उनको जानबूझ करके उनको विनिष्ट किया गया, इसलिए लिखिए कि घरेलू उद्योगों का विनाश कर देना जो था वो एक सोची समझी साजिश थी। ठीक है, घरेलू उद्योगों का विनाश कर देना। तीसरी, इससे क्या हुआ, घरेलू उद्योगों का जब विनाश हो गया, मतलब लोगों के हस्तशिल्प और शिल्प उद्योग जब समाप्त होने लगे, तो इसके बाद क्या हुआ कि लोग कृषि की तरफ मुड़ गए। अब इतना उत्पादन नहीं था उस वक्त में कि लोगों का पेट भरने के लिए सब पर्याप्त होता, है ना। और इस वजह से क्या हुआ कि भूखमरी और अकाल की समस्याएं जो हैं वो बारंबार बढ़ने लगी और बहुत सारे लोग मारे जाने लगे, और इससे भी एक बड़ा रोष जो है लोगों के बीच में आया, है ना। तो आर्थिक कारण एक बहुत बड़ा कारण था। तीसरा अगर आप देखेगा तो सामाजिक कारण भी था। हालांकि इसमें सामाजिक कारणों को मैं अपनी अगर दृष्टि से कहूं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था सामाजिक कारण, लेकिन फिलहाल के लिए मैं, मेरी दृष्टि मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि अभी लोग क्या कहते हैं। तो सामाजिक दृष्टि की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, जैसे बाल विवाह हो जाए, विधवा विवाह हो जाए, सती प्रथा हो जाए, इन सब के, और धार्मिक कर कहीं कहीं लगाए गए, उन सब का जो है कहीं ना कहीं एक तरह से सम्मिलित रूप से विद्रोह था। ठीक है, और दूसरा जो धार्मिक कारणों में फिर देखिएगा कि जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है, 1813 का चार्टर, तो ईसाई मिशनरियों को इजाजत दे दी गई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, और उस वक्त धर्मांतरण कहा जाता है। 1837-38 के दौरान जब व्यापक अकाल पड़े उस वक्त में बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक मुद्दा बनी जो आगे चल करके 1857 के संग्राम के रूप में परिणित हुई, और उसे हम पढ़ रहे हैं आज। ठीक है। तीसरा एक अलग से चौथा कारण बना सकते हैं आप, सैनिक कारण। अब सैनिक कारण बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए ना, सैनिकों ने जो विद्रोह किया वो कोई ऐसा नहीं था कि सैनिकों का पहली बार विद्रोह 1857 के संग्राम में हुआ, नहीं। सबसे पहली बार जो सैनिकों ने विद्रोह किया था 1764 में ही कर दिया था, बक्सर के युद्ध में। यही पहला सैनिक विद्रोह है, याद रखिएगा। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि पहला सैनिक विद्रोह कौन सा था, तो बक्सर के युद्ध में पहला सैनिक विद्रोह हुआ था 1764 में।
इसके बाद अन्य सारे विद्रोह भी हुए, फिरोजपुर के सैनिकों ने विद्रोह किया, बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने भी विरोध किया था जो है इस बात को लेकर के कि बर्मा जाने से उन्होंने बर्मा जाने के लिए उनको कहा जा रहा था और उन्होंने इनकार किया और इस बात के लिए विरोध किया। इसी तरह से फिरोजपुर की बात मैंने किया, और फिरोजपुर के बाद देखिएगा कि जब 1854 में डाकघर अधिनियम आया तब सैनिकों ने विद्रोह किया, क्योंकि वो उन पर अतिरिक्त कर पड़ जा रहा था, अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा था, कीमत उनकी मतलब वेतन तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन एक डाकघर अधिनियम यानी कि अब पैसा देना होता था डाकघर में अपने डाक को पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए भी इन्होंने विरोध किया। बाद में जब सैनिक भर्ती अधिनियम 1856 में नया वाला आया, तो उसमें यह कहा गया कि आप मना नहीं कर सकते, अगर आपसे कहा जाएगा, आप अगर सपोज करिए कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो ज्वाइनिंग से पहले वो लिखवा लेते थे कि अगर आपको समुद्र पार की यात्रा पर भी भेजा जा रहा है तो आप मना नहीं कर सकते। तो इन सारी चीजों को लेकर भी विद्रोह हुए, तो बहुत सारे विद्रोह थे जो सैनिक विद्रोह हुए इससे पहले भी, ठीक है। तो ये कोई पहला विद्रोह नहीं है जो 1857 का भी आप देख रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे विद्रोह हो चुके थे। और अब सैनिकों का जो ये विद्रोह था वो बेसिकली एक तात्कालिक कारण था जिसमें बहुत सारे रीजन थे, जैसे एक तो वेतन भत्ता नहीं बढ़ रहा था उनका, दूसरे डाकघर अधिनियम आ गया, अब उनको फ्री में अपनी बातचीत करने के लिए भी घर पे मौका नहीं मिल रहा था, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि उनको समुद्र पार यात्रा के लिए जबरदस्ती, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि उनको साइन करना पड़ता था, उसको लिए हामी भरनी पड़ी। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका कभी प्रमोशन भी नहीं होता था, इन सारी चीजों को करने के बावजूद उनका प्रमोशन नहीं हो सकता था। तो ये सारे जो थे ना अपने आप में बहुत बड़े मुद्दे थे। तो विद्रोह का आरंभ कैसे होता है? अब क्या हुआ कि तात्कालिक कारण एक जानते हैं क्या था। तात्कालिक कारण आपको पता है, सबसे पहले देखिएगा कि शुरुआत मतलब विद्रोह से पहले तक की जो घटना थी, 1856 में पुरानी लोहे वाली जो बंदूक पहले चल रही थी, 1856 तक जो है पुरानी लोहे वाली बंदूक चल रही थी जिसको ब्राउन बैस कहा जाता था, और उस ब्राउन बैस की जगह पर न्यू इनफील्ड जो है वो राइफल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कि नई राइफल लाई गई, न्यू इनफील्ड नाम था उसका। अब क्या था कि इस न्यू इनफील्ड राइफल में जो है जो कारतूस जो भरी जाती थी, पहले उसको दांत से काटना पड़ता था, फिर उसको भरना पड़ता था और फिर वो फायर होती थी। अब किसी ने अफवाह फैलाई कि भाई देखो इसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी है, दोनों बात उसने कही। यहाँ पे सोचिएगा कि गाय का भी नाम लिया गया और सुअर का भी नाम लिया गया। गाय मूल रूप से जो है प्रोहिबिटेड है वो किसके द्वारा है? हिंदुओं के द्वारा, हिंदू धर्म में, और सुअर मूल रूप से प्रोहिबिटेड है वो किसके धर्म में? वो इस्लाम में है ना। तो जिससे दोनों भड़के, दोनों भड़के। अच्छा, इस चीज को लेकर के ऐसा भी नहीं है कि विद्रोह पहली बार ही बैरकपुर में ही हुआ, नहीं, इससे पहले भी इस चीज का विद्रोह होना शुरू हो गया था। अगर आप देखें तो लगभग 23 जनवरी 1856 को पहली बार विद्रोह दमदम के सैनिकों ने किया, ठीक है। बंगाल में ही एक छावनी थी दमदम, और 23 जनवरी को 1856 में इस मतलब कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिया, किसने? दमदम के सैनिकों ने मना कर दिया। फिर देखेगा कि 23 जनवरी के बाद देखेगा 22 फरवरी को 1856 में बहरामपुर की ही एक दूसरी रेजिमेंट थी, बंगाल की बहरामपुर, क्या लिख रहा हूं, बहरामपुर। तो बहरामपुर की छावनी ने भी मना कर दिया इस कारतूस को प्रयोग करने के लिए। इसके बाद देखेगा कि 29 मार्च को बैरकपुर की जो 34वीं रेजिमेंट के 29 मार्च को फिर ये तीसरी घटना थी, बैरकपुर 34वीं रेजिमेंट में थे मंगल पांडे। इससे पहले बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने एक बार विद्रोह किया था बर्मा वाली मुद्दे को लेकर के, है ना, विदेश यात्रा को। तो बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया, और सिर्फ विद्रोह ही नहीं किया, उसने क्या किया कि गोली भी मार दी, है ना। और गोली उसने मारी, दो लोगों को उसको उस वक्त में गोली लगी। एक तो एडजुटेंट लेफ्टिनेंट था बाग, और दूसरा था जो है क्या नाम था, ह्यूरसन नाम था उसका, ठीक है। एक था ह्यूरसन, और लिखने की जरूरत नहीं है, लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरसन दोनों को गोली मारी, लेकिन बाग की जो है तत्कालिक टाइम पर उसी वक्त मौत हो गई, लेकिन ह्यूरसन बाद में बच गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। कब फांसी दे दी गई? 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फाइनली फांसी दे दी गई। अब इसके बाद विद्रोह समाप्त नहीं हुआ, वो मूल मुद्दा था जो ये धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगा। और फिर क्या होता है कि 24 अप्रैल को देखिएगा, 8 के बाद 24 अप्रैल को मेरठ की एक घुड़सवार छावनी जो है या सैनिक टुकड़ी थी, उसने जो है विद्रोह कर दिया। 99 लोगों को जो है उसमें से बर्खास्त कर दिया गया, अधिकतर को 10 साल से ज्यादा की कैद की सजा भी सुनाई गई। इसके बाद यहीं पर मामला नहीं थमा। 10 मई को कहा जाता है
कि बेसिकली जो वहाँ की अन्य सैनिक टुकड़ियाँ थी सब एकजुट हुई और सब ने जो है एक साथ जो है मेरठ की जो भारतीय सैनिक थे उन सब ने विद्रोह किया और 11 तारीख को वो रवाना हो गए दिल्ली की तरफ। 12 को दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मतलब 10 को रवाना हो गए थे विद्रोह करते हुए, 11 को पहुंच गए, 12 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और जो है क्या नाम था, बहादुर शाह जफर को अपना क्या घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया। आनंद फानंद में क्या हुआ कि तुरंत ही जो है एक सभा का गठन किया गया, एक काउंसिल का गठन किया गया बेसिकली शासन प्रशासन को संभालने के लिए, कि क्योंकि बहुत सारी बातें थी, फौजी शासन भी था, मतलब कि सैनिकों को भी देखभाल और अन्य नागरिकों का भी, उन सब शासन को संभालने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। शुरुआती स्तर पर आप देखिए कि जो परिषद का नेतृत्व जो है वो मुगल शहजादे कर रहे थे, लेकिन बाद में बरेली से एक बंदा आता है और उनका नाम था बख्त खां। तो बरेली से बख्त खां पहुंचे, है ना, बख्त खां पहुंचे और ये जुलाई में पहुंचे थे 1857, 3 जुलाई 1857 को बरेली से पहुंचे और इसके बाद इन्होंने जनरल के पद को संभालते हुए इन्होंने सारा कुछ इनके हाथों में पहुंचा। ज़्यादा दिन चला नहीं, है ना, सीधे सीधे क्या हुआ कि सितंबर में 20 सितंबर को अंग्रेजों ने फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में थोड़ा बहुत जो युद्ध हुआ, जॉन निकोलसन जो उनका अंग्रेज एक अधिकारी था यहीं का, वो मारा गया। इसके पश्चात क्या होता है कि बहादुर शाह जफर को तो उठा करके रंगून भेज दिया गया, बख्त खां वापस बरेली वापस लौट आए और वहाँ लड़ते हुए तब तक लड़ते रहे जब तक उनको मार नहीं दिया गया, तब हमारे गए लड़ते हुए। बाद में जो बादशाह बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया, है ना, रंगून में भेज दिया गया और वहीं पर रंगून में ही बादशाह की जो है डेथ हो गई। और इनकी डेथ कब हुई थी, तकरीबन 1862 में रंगून जेल में इनकी डेथ हो गई। साथ ही इनके बेटे जो थे दो, मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा, ठीक है, क्या नाम था, मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान भी आप कह सकते हैं, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान भी नाम मिलता है, ख्वाजा सुल्तान। तो मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, ये दो लोग, ये क्या थे, ये इनके बेटे थे, दो बेटे थे, मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। साथ ही बादशाह का देखिएगा कि मिर्जा मुगल का एक बेटा था, यानी एक पोता था बादशाह का, जिसका क्या नाम था, मिर्जा अबू बकर। इन तीनों लोगों को, है ना, मिर्जा मुगल को, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान को, मिर्जा अबू बकर को लाल किले के सामने खड़ा करके हडसन के आदेश पर गोली मार दी गई। ठीक है, इस तरह से ये कहानी खत्म हुई, है ना, और फिर पूरी कहानी खत्म हो गई। चलिए अब वापस लौट के आते हैं और ये देखते हैं कि जो 1857 का जो विद्रोह था, जो उसका प्रसार किस तरह से हुआ, कहाँ कहाँ तक वो फैला। तो सबसे पहली बात तो याद रखिए कि जब विद्रोह शुरू हुआ, मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है, और मेरठ के साथ साथ इसके जो लपेटे में ज़्यादातर हिस्सा आया वो उत्तर पश्चिम प्रांत का जो हिस्सा है वो आया, अवध आया, उत्तर प्रदेश आया, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यही हिस्से उसमें प्रभावित रहे। अगर आप देखेंगे कि मद्रास वगैरह का जो एरिया था वो बिल्कुल अछूता रहा, मद्रास में तो बिल्कुल विद्रोह हुआ ही नहीं और कुछ जगहों पर ही नाम मात्र से सिर्फ जनता शामिल हुई। और उसमें भी आप देखिएगा कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर ऐसे जो क्षेत्र थे जो यूपी में ही थे, मुजफ्फरपुर और सहारनपुर, वहाँ पर जनता ने बिल्कुल भी इस ये आंदोलन में सपोर्ट नहीं किया। किसानों की अगर बात करें तो फुल सपोर्ट नहीं था, वो अपने ही वही कागज वगैरह जलाने में, कि मतलब कि हम अपना किसी तरह से कर्ज माफ़ी करवा लें। तो जमींदारों के खिलाफ ही वो उनका विद्रोह रहा और वो बेसिकली सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं बन पाया। ठीक है, चलिए विद्रोह की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले देखिए लखनऊ से बात शुरू करते हैं। लखनऊ, लखनऊ में जो विद्रोह है बेसिकली आप देखिए कि अवध के नवाब जो थे उन पर जो कुशासन का आरोप, वाजिद अली शाह थे, कुशासन का आरोप लगा करके जब गद्दी छीनी गई, इन सब का रोष था। बाद में देखिएगा कि एक व्यक्ति थे मौलवी अहमद उल्लाह शाह, क्या नाम था, अहमदुल्ला शाह ने जिहाद का नारा दिया और लोगों को भड़काया कि उठो, खड़े होइए और लड़िए। कुल मिला जुला करके बाद में नाना साहब जो धोंदूपंत थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और उनके साथ साथ ही आप देखिएगा कि अजीमुल्ला भी जो है आए थे कानपुर से। ये लोग कानपुर से आए थे, नाना साहब और अजीमुल्ला कानपुर से आए और जो विद्रोही थे उनको संबोधित भी किया और इस तरह से विद्रोह जो है वो शुरू हो गया। 30 मई को विद्रोह शुरू हो जाता है। उसी के 2-4 दिन के बाद जो यहाँ की बेगम थी हजरत महल, 4 जून को बेगम हजरत महल
नेतृत्व इन्होंने संभाला और इनका एक अल्पवयस्क पुत्र था, क्या नाम था, बिरजिस कादिर। और बिरजिस कादिर को क्या कहा इन्होंने, नवाब घोषित कर दिया रानी हजरत महल ने, है ना, ठीक है। बिरजिस कादिर को इन्होंने नवाब घोषित कर दिया। कुल मिला जुला करके युद्ध और ये जो शासन प्रशासन रहा चलता रहा। 21 मार्च 1858 तक ये सारी चीजें चली और उसके बाद ये समाप्त होगी। कैंपबेल ने अंततः जो है इन सब का अंत कर दिया, मतलब कि इस विद्रोह का दमन कर दिया। रानी जो है नेपाल, बाद में हजरत महल रानी जो थी, बेगम जो हजरत महल थी, वो नेपाल चली गई अपने पुत्र के साथ और फिर उनका पता नहीं। और साथ ही मौलवी अहमदुल्ला शाह लड़ते रहे और एक पोई के एक राजा था, वो इनके साथ विश्वासघात किया, इनको घर बुलाया और फिर खाने में इनको जहर दे दिया था और इस वजह से मोहम्मद उल्लाह शाह की भी जो है डेथ हो गई। ठीक है, तो ये तो लखनऊ के प्रसार की बात थी कि 30 मई को शुरू होता है और 21 मार्च 1858 को लगभग अगले साल 7-8 महीने तक चला और ये फिर समाप्त हो गया। दूसरी बात करें कानपुर। कानपुर में नाना साहब थे और तात्या थे। तात्या टोपे का एक नाम और था, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। अब क्या था कि सारा सैनिक कार्य कामकाज यही देखते थे रामचंद्र पांडुरंग। 5 जून को यहां पर विद्रोह शुरू होता है। यही 5 जून को कानपुर के साथ साथ झांसी में भी 5 जून को ही विद्रोह शुरू होगा। अभी 5 जून को विद्रोह शुरू हुआ। बाद में यहाँ के जो कमांडर था, क्या नाम था उसका, वी व्हीलर नाम था उसका, सर व्यू व्हीलर। और व्हीलर ने जो है कहा कि हम वो कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, लेकिन वादा करिए कि आप लोग हमें जो है इलाहाबाद पहुंचा देंगे सुरक्षित। तो कहा गया कि हाँ ठीक है पहुंचा देंगे। लेकिन जो विद्रोही थे जब उसको लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में ही कानपुर से थोड़ी दूर पहुंचे, सत्ती चौरा नामक एक जगह थी, क्या नाम था, चौरी चौरा नहीं है ये, सत्ती चौरा है। सत्ती चौरा नामक जगह पर इसकी हत्या कर दी, पहुंच नहीं पाए तो इसकी हत्या कर दी जाती है सत्ती चौरा नामक। बाद में फिर देखिएगा कि कुल मिला जुला करके पहले हैवलाक आता है, जनरल नील के सहयोग से, है ना, अधिकार कर लिया सितंबर में। फिर नवंबर में विद्रोहियों ने फिर से कानपुर पर अधिकार कर लिया और फिर फाइनली जो है कैंपबेल आता है। कैंपबेल की एंट्री यहाँ भी होनी थी और फिर जो है दिसंबर में कैंपबेल ने पूरी तरह से इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। 16 दिसंबर 1857 को ही ये विद्रोह समाप्त हो गया और कानपुर पर अंग्रेजों का फिर से पुनः अधिकार हो गया। अगली बात अगर करें झांसी की, झांसी पे विद्रोह का कारण क्या था। अच्छा, नाना साहब वाले जो कानपुर में विद्रोह का कारण क्या था, उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, है ना, तो उनका एक रीजन सबसे बड़ा यही था कि नाना साहब के विद्रोह में शामिल होने का, अंग्रेजों से नाराज होने का। अच्छा, झांसी की रानी की बात करें तो उत्तराधिकार का मामला था कि पुत्र को उत्तराधिकार नहीं दिया गया था और इस वजह से वो नाराज थी। 5 जून को विद्रोह शुरू हुआ, चारों तरफ से सेना ने दुर्ग को घेर लिया, है ना, और 8 दिन तक युद्ध चलता रहा। फिर बाद में किसी तरह से कहा था किसी ने धोखा दिया और गेट खोल दिया और कुल मिला जुला करके फिर रानी वहां से निकली और रानी कालपी पहुंचती है, वहां पे पराजित हुई और फिर ग्वालियर पहुंची। रानी ग्वालियर पहुंचती है और ग्वालियर में जो है सिंधिया वाले जो सिस्टम है, पूरा सिंधिया का परिवार या सिंधिया जो परिवार था पूरी तरह से अंग्रेज भक्त था, है ना, वो आपको पता ही होगा। तो कुल मिला जुला करके कोई सहयोग वहां से मिलना नहीं था, लेकिन वहां पर जो सैनिक थे, वहां पे सिंधिया के जो सैनिक थे, ग्वालियर के जो सैनिक थे, उन्होंने बेसिकली सिंधिया का साथ ना देते हुए बल्कि साथ दिया, रानी का साथ दिया। और फिर जो है वहां पर एक युद्ध होता है और वहां का जो तत्कालीन कमांडर था वो पीछे हटा वहां पर, है ना, उसका नाम था स्मिथ, वो पीछे हट गया था। लेकिन बाद में पीछे से ह्यूरोज की सेना भी तो आ रही थी और जब ह्यूरोज की सेना पहुंच गई तो संयुक्त सेना ने मिलकर के पराजित कर दिया रानी को और वहां पर रानी को वीरगति प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु हो जाती है 1858 में, मई 1858 में। ठीक है, तो इस तरह से झांसी का विद्रोह जो था वो समाप्त होता है। चलिए, झांसी के बाद अगर बात करें तो अगला जो विद्रोह है बिहार का, याद रखिएगा बिहार का जो विद्रोह है वो अपने आप में बहुत मायने रखेगा इस बात के लिए, क्योंकि जो बिहार का विद्रोह देखेगा कि पटना, गया, शाहाबाद ये सारे जो हैं उसके प्रमुख केंद्र थे। लेकिन शुरुआती जो विद्रोह था उसमें देखेगा कि जो विद्रोह भड़काने की जो प्रमुख मेन जिम्मेदारी थी, पीर अली एक व्यक्ति थे, पीर अली। पटना वटना में इन्होंने विद्रोह भड़काया, लेकिन बाद में पटना और वगैरह का जो विद्रोह था, गया का जो विद्रोह था, अंग्रेजों ने दबा दिया उसको। तो वहां से सैनिक शाहाबाद पहुंचे और फिर जो है वो पहुंच गए जगदीशपुर। जगदीशपुर में मिले उनसे बाबू कुंवर सिंह। अब कुंवर सिंह मिले, 80 साल के थे उस वक्त में ये।
कुंवर सिंह ने नेतृत्व इसका संभाला और फिर जगदीशपुर को आज़ाद कराया। शाहाबाद से होते हुए फिर ये आजमगढ़ पहुंचे, आजमगढ़ से फिर वापस लौटे, है ना। फिर जो है कई सारी जितनी भी सेनाएं भेजी गई सबको पराजित करते रहे। लास्ट में यहाँ पर आ गए और कहा जाता है कि जब वो वापस लौट रहे थे आजमगढ़ की यात्रा के बाद से, तो जो है रास्ते में उन पर आक्रमण किया गया और फिर जो है उनका ये जो है एक हाथ में जो है गोली लग गई और इसकी वजह से उन्होंने अपना हाथ काट करके गंगा को कहा जाता है कि अर्पित कर दिया, है ना। जोश का मामला था वो सारा कुछ। हाँ, तो इसके बाद क्या होता है कि बिहार पहुंचते हैं और फिर से वहां पर 23 तारीख को 24 तारीख को सेना भेजी गई सिखों के नेतृत्व में, और ग्रैंडली उसका नेतृत्व करता था और सिखों की सेना भेजी गई। अवध के सैनिकों को नहीं भेजा गया कि सैनिक, उन्होंने अंग्रेजों को लगा कि कहीं अवध वालों को भेजें तो फिर से जाकर के वो मिल ना जाए कुंवर सिंह से, तो वो सिखों की एक रेजिमेंट भेजी गई। और साथ ही जो देखा जाए तो वो ग्रैंडली के नेतृत्व में एक अंग्रेज सेना भी थी। तो दोनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से युद्ध किया, इसके बावजूद वो फिर से पराजित हो गए और जगदीशपुर के जो ये बाबू कुंवर सिंह थे, कहा जाता है कि अपने जीते जी इनको कभी किसी ने पराजित नहीं कर पाया। 2 दिन के बाद 26 अप्रैल को इनकी फिर डेथ हो जाती है, उसी युद्ध के 2 दिन के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून बह गया था, हाथ कट गया था, तो सब कुछ हो गया था, लेकिन कुल मिला जुला करके कभी पराजित वो नहीं हुए। तो ये कहानी थी। बाद में उनके भाई अमर सिंह ने फिर नेतृत्व संभाला, लेकिन बाद में जो है विलियम टेलर और विंसेंट ने जो है कुल मिला जुला करके इस विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है, तो विंसेंट आयर और विलियम टेलर ने इस विद्रोह का दमन किया है, बिहार वाले का। बात करें इलाहाबाद के विद्रोह की, इलाहाबाद का विद्रोह किसने शुरू किया? लियाकत अली। ठीक है, तो मौलवी लियाकत अली का नाम याद रखिएगा। साथ ही आपको याद रखना होगा कि यहां पे नेतृत्वकर्ता ये थे और दमनकर्ता कौन था? ठीक है, जनरल नील था, उसने जो है दमन कर दिया। मौलवी लियाकत अली, इन्होंने नेतृत्व दिया था। इन सब में इतना ही जानते हैं। फैजाबाद की अगर बात करें, फैजाबाद का विद्रोह जो है शुरू किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया। बाद में कैंपबेल ने इसको भी दबा दिया। अहमदुल्ला ही केवल लिखिए, कैंपबेल ने इसका भी दमन किया। आगे अगर बात करें बरेली की, खान बहादुर खान, बाद में खान बहादुर खान को जब विद्रोह का दमन कर दिया गया, वो भी कैंपबेल ने ही विद्रोह का दमन किया, बरेली का भी। तो बरेली का जो खान बहादुर खान थे, बाद में जब दमन करने के बाद खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई और इस तरह से वो विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, आगे बहुत सारे विद्रोह हैं, जैसे गोरखपुर का आप देखिएगा कि गजाधर सिंह थे, है ना। इसी तरह से मथुरा का देखिएगा कि देवी सिंह थी। मेरठ के आसपास के अन्य क्षेत्र जो दिल्ली के आसपास से लगे हुए मेरठ के पास के जो क्षेत्र थे, कदम सिंह ने उसका नेतृत्व संभाला। इसी तरह से राजस्थान में देखिएगा कि भाई जयदयाल और हरदयाल सिंह ने जो है विद्रोह का नेतृत्व संभाला। तो बहुत सारे इस तरह से हैं, जितने इंपॉर्टेंट थे लगभग मैंने उसको आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि इसकी असफलता के कारण क्या थे। तो मुद्दे की बात यह है कि असफलता के कारण में सबसे पहली जो बात अगर आप करिएगा तो याद रखिएगा कि इसका स्वरूप जो है बहुत सीमित था। जैसे कि अभी हम शुरुआत में देखा कि उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ छोटे मोटे इलाकों में जो है ये विद्रोह रहा। बहुत व्यापक स्तर पर जिस हिसाब से होना चाहिए था विद्रोह, उस हिसाब से विद्रोह नहीं हुआ। मद्रास वगैरह बाहर रहा और उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में विद्रोह हो रहा है, प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश, इसके बावजूद मुजफ्फरपुर और जो है आपकी सहारनपुर की जनता साथ नहीं है। तो जनता का भी सपोर्ट नहीं मिला, है ना। और आम जनमानस का सपोर्ट ना मिलना एक जो है एक कभी भी जब तक आम जनमानस का सपोर्ट नहीं मिलेगा कोई आंदोलन बहुत बड़ा मजबूत नहीं हो पाता है। तो एक जरूरी बात थी कि आम जनमानस के लोग जोड़ नहीं पाए या शायद वो उन्हें समझाने में असफल रह गए। चलिए दूसरी बात अगर देखें तो बहुत सारे लोगों ने गद्दारियां भी की, है ना। बहुत सारे गद्दारी का मतलब सामंत हों चाहे राजा हों, जो देसी जमींदार थे, देसी रियासतें थी, उन सब ने गद्दारी की। चाहे उसमें आप बात करिएगा कि पंजाब के सिखों की, तो पंजाब के सिखों ने भी कभी भी साथ नहीं दिया इस 1857 के संग्राम में। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें, नेपाल की बात करें और आप कश्मीर के गुलाब सिंह की बात करिए, है ना। आज हम उसके बारे में कुछ भी कह लें, लेकिन अगर गुलाब सिंह ने शायद कश्मीर ना लिया होता तो शायद कश्मीर पूरी का पूरा हमारा ही होता, है ना। इस पर एक तर्क ये भी हो सकता है। दूसरी अगर बात करें तो दिनकर राव थे, हैदराबाद की जो रियासत है, ये सब एक तरफ से कुल मिला जुला करके सिंधिया का जो परिवार है, ये सब जो है कहीं ना कहीं साथ नहीं थे कोई भी।
तो इस तरह से भी सपोर्ट नहीं मिला लोगों का, देसी रियासतों का सपोर्ट नहीं मिला, अपनों ने ही गद्दारी की। ठीक है, दूसरी बात यह थी कि सीमित संसाधन भी था। अब आप हंसिया और फावड़ा लेकर के आपको लग रहा है कि आप बंदूक से युद्ध करेंगे और आप जीत जाएंगे। ये वही संथालों वाली बात थी कि अब जो है हमारी तीरों से आग बरसेगी और जो है जमीन लाल लाल हो जाएगी, है ना। सुनने में वो बहुत उत्तेजक लग सकता है, लेकिन कुल मिला जुला करके बंदूकों के सामने तीरों से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। तो इस वजह से भी दिक्कतें थी कि संसाधन बहुत सीमित थे और जन समर्थन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वो नहीं मिला। चलिए बात करते हैं कि विद्रोह का महत्व क्या था। विद्रोह का महत्व की बात अगर करें तो महत्व यही था कि इससे तो एक बात क्लियर हो गई कि हम सिर्फ लड़ करके और एक सेना लेकर के जो है युद्ध को जीत नहीं सकते, अंग्रेजों को बाहर नहीं निकाल सकते। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात देखिएगा कि एक भारत का जो एक संपूर्ण भारत बनने की जो प्रक्रिया थी अब शुरू हुई। इसी के बाद से एकता एकजुटता की जो बात थी, एक भारत एकता, एक भारत जो है अखंड भारत की जो बात हम करते हैं, वो यहाँ से कुछ ज़्यादा ही समझ में आना शुरू होती है देखने के बाद, इस 1857 के संग्राम के बाद। तीसरी बात ये थी कि 1857 के संग्राम के बाद संवैधानिक विकास की यात्रा भी शुरू हो जाती है ना। और शासन में धीरे धीरे भारतीयों को भी भागीदारी दी जाना शुरू की गई। परिणाम इसका क्या हुआ? युद्ध तो असफल रहा, हम मतलब भारतीय जो है इसमें पराजित रहे, कुल मिला जुला करके असफल रहा ये। लेकिन इसके पश्चात स्वरूप क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने, है ना, मिंटो पार्क में इस बात की घोषणा की इलाहाबाद में कि जो है 1857 के संग्राम से वो एलिजाबेथ का संदेश पत्र पढ़ा और उसने बताया कि जो है मुगल दरबार का या मुगल साम्राज्य का 1 नवंबर 1858 से अंत हो जाता है। इसके बाद भारत शासन अधिनियम आता है, कंपनी के शासन का भी समाप्त हो जाता है। उसी के बाद से कंपनी के शासन का अंत हुआ और इसके बाद शासन जो है अंग्रेज हुकूमत के अधीन डायरेक्ट पहुंच गई, यानी अंग्रेजी जो क्राउन था, क्राउन के अधीन पहुंच गई, महारानी के हाथों में पहुंच गई। दूसरी बात देखिएगा कि कंपनी के हाथ से शासन निकला ही सीधे सीधे, इसके बाद अंग्रेजों को ये लगने लगा या सरकार को ये लगने लगा, हुकूमत को ये लगा कि अब जो है हम सिर्फ ऐसे जैसे जानवरों की तरह बर्ताव करके और सिर्फ लूट-पाट मचा के ऐसे हम साम्राज्य या शासन नहीं चला सकते यहाँ पर, हमें भारतीयों को भी अपने साथ लेना होगा। और इसी वजह से भारतीयों को धीरे-धीरे शासन में भागीदारी भी दे जाना सुनिश्चित की गई और साथ में ये भी वादा किया गया कि उनके धार्मिक जो मान्यताएँ हैं उसमें हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये सारी बातें रही, ये सारी चीज़ें हुई और देखिएगा कि जो विद्रोह हुआ उसके पश्चात सरकार भी बहुत ज़्यादा सतर्क रह गई और उसने जो है ये कोशिश की कि जो सैनिक अनुपात है उसको बहुत ढंग से रखा जाए, है ना? जो अगर आप देखें जो पहले सैनिक अनुपात हुआ करता था 5:2 हुआ करता था। 5:1 हुआ करता था और अभी जो वर्तमान में विद्रोह के बाद उन्होंने 2:1 कर दिया। 5:1 का मतलब है 5 भारतीय सैनिक हैं, तो उस पर 1 अंग्रेज सैनिक होता था, 1 अंग्रेज अधिकारी या 1 अंग्रेज सैनिक होता था उनकी निगरानी के लिए। अभी क्या किया गया कि 2:1 कर दिया गया और ये ज़्यादातर जो ध्यान दिया गया वो यूपी और बिहार, बंगाल के जो क्षेत्र थे उसमें रखा गया, ज़्यादा तवज्जो दी गई इस बात की। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि जो अवध के सैनिक थे उनकी कमी कर दी गई और गोरखा और फिर देखिएगा कि सिख सैनिकों का जो रेजिमेंट थी उसको ज़्यादा उन सैनिकों की भर्ती की जानी शुरू की गई। ठीक है? और फाइनली हिंदू मुस्लिम को इन लोगों ने लगा कि जब तक ये एक साथ हैं तब तक दिक्कत है, तो इनमें दरार डालने की पूरी कोशिश की गई और वो कामयाब रहे, तब भी कामयाब थे और वो सिलसिला तब से शुरू हुआ, आज भी चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि कभी ख़त्म होगा। चलिए तो फिर इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल और तब तक के लिए शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो।